जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे क्रांति यूट्यूब बैच में ये लेक्चर नंबर दोस्तों 24 होने वाला है। एमपीपीएससी प्री 2025 जिसका लक्ष्य हम सभी लोग बना के बैठे हैं। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमने आपको प्रीलिम्स की फैक्चुअल बुक लिस्ट बताई है वो आपको डेली पढ़नी है। जिस तरीके से बताई हैं वो आपको डेली पढ़नी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और ये जो क्रांति यूट्यूब बैच है ये मदद करता है आपको वो सारे विचित्र क्वेश्चंस को डील करने के लिए जो एग्जाम में ना जाने कहां कहां फैक्ट से उठा के डाल दिए जाते हैं। तो इसी बैच में ये लेक्चर नंबर 24 मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। और काफी मैंने इंतजार किया, 4-5 दिन मैंने इसको देखा, प्रिपेयर किया और फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं इसको। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या। दोस्तों हमारे ना सिलेबस में एक टॉपिक है और वो टॉपिक कहता है कि मध्य प्रदेश का सतत विकास लक्ष्यों में क्या अभी हालात चल रहे हैं, यानी कि एमपी की क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ये एक टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर। परंतु ऐसा नहीं है कि एसडीजी से संबंधित केवल एमपी लेवल का क्वेश्चन आएगा। एसडीजी से संबंधित दोस्तों इंडिया लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज करंट अफेयर का भी हिस्सा बन सकती है और ये चीज आपके सिलेबस में जो हेडिंग उन्होंने डाली है उसका भी हिस्सा ये बन सकती है। बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। और जो 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा और आप कभी भी नहीं भूलोगे कि कौन से नंबर पर कौन सा गोल आता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है ना कि 10वें नंबर पर कौन सा गोल है, 5वें नंबर पर कौन सा गोल है। आज की इस वीडियो के बाद टिप्स पर होंगे आपके सारे गोल। ये मैं आज आपको ट्रिक से याद करना सिखा दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आखिर बनाए क्यों गए हैं और ये कब तक के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों 2030 तक, 2030 तक। और ये जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं ये कब से अप्लाई होना शुरू हुए थे, तो ये 1 जनवरी 2016 से अप्लाई होना शुरू हुए थे दोस्तों। कब से? 1 जनवरी 2016। यानी कि 1 जनवरी 2016 को सभी देशों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि 2030 तक 17 वो चीजें ऐसी हैं जिनमें हमको सुधार करना है। और अगर इन 17 चीजों में हमने सुधार कर लिया तो आगे का भविष्य, आगे की पीढ़ियों के लिए, आगे की जनरेशन्स के लिए दोस्तों काफी ज्यादा बेहतर देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो 2030 तक 17 समस्याओं को दूर करना है या फिर कहें कि 17 लक्ष्यों को हासिल करना है। और इस रेस की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2016 से। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, इसकी रैंकिंग आती रहती है। अब टाइम टू टाइम जब इसकी दोस्तों रैंकिंग आती है तो वो हमारे प्रीलिम्स में फैक्चुअल के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, अब सुनो। इंडिया के अंदर नीति बनाने का जो काम है, प्लानिंग करने का जो काम है दोस्तों, वो किसका है? नीति आयोग का है। तो नीति आयोग ने अब की बार जो लॉन्च किया है, पहले आप उसका नाम ढंग से समझ लीजिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0, यानी कि सतत विकास लक्ष्य में भारत और भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की क्या हालत है उसको दिखाने वाला एक इंडेक्स, एक सूचकांक। और ये वर्जन नंबर 4 है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? 4.0। इतना क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नीति आयोग ने सबसे पहली बार सतत विकास लक्ष्यों में इंडिया के सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज के हालात कैसे हैं इसके लिए जो सूचकांक लॉन्च किया था वो कब लॉन्च किया था दोस्तों? 2018। इसको हमने बोला था 1.0। दूसरी बार नीति आयोग ने ये रैंकिंग कब लॉन्च करी कि इंडिया में कौन से स्टेट और कौन से यूनियन टेरिटरी के हालात कैसे हैं सतत विकास लक्ष्यों में? तो दूसरी बार नीति आयोग ने लॉन्च किया 2019 में, हमने इसको कहा 2.0। फिर अगले साल नीति आयोग ने फिर से रैंकिंग लॉन्च करी, इसको हमने कहा 3.0।
और अब 2020 के बाद कब लॉन्च किया गया है, 2023-24 का, तो इसको हमने क्या कहा, 4.0। ये है 2023-24 की रैंकिंग, परंतु लॉन्च कब हुई है, तो ध्यान से सुनना, ये लॉन्च हुई है 12 जुलाई 2024। जून में हमारा 2024 का प्री हो गया था, यानी कि तब तक ये अप टू डेट डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, सरकार ने लॉन्च नहीं किया था। यानी कि 2025 का जो प्री का एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य हो गया है। परीक्षा धाम की किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको कवर किया हुआ है, परंतु परीक्षा धाम की जो किताब छपी थी, जो लेटेस्ट एडिशन फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है, वो फरवरी के महीने में लगभग 2024 के आसपास छपी थी। तो उसके अंदर भी ये डेटा अभी अपडेट नहीं है, वही पुराना डेटा यूज हो रहा है। कोई बात नहीं, अगले साल प्री के आसपास वो वापस से अपना एक नया वर्जन लॉन्च करेंगे तो उसमें डेफिनेटली इस चीज को अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी उसमें काफी महीने बाकी हैं। हम पहले से ही इसको पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ताकि हमसे ये छूट ना जाए। ओके, अच्छा, अब दोस्तों सुनते चलना कि जब सबसे पहली बार 2018 में नीति आयोग ने 2018 में नीति आयोग ने इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को लॉन्च किया था, तब इंडिया ने टोटल कितना स्कोर किया था 100 में से? तब इंडिया का स्कोर था दोस्तों 57। सेकंड टाइम जब नीति आयोग ने रैंकिंग लॉन्च करी तब इंडिया का स्कोर कितना था? 60। तीसरी बार जब नीति आयोग ने रैंकिंग लॉन्च करी, इंडिया का स्कोर कितना था? 66। और चौथी बार जब नीति आयोग ने रैंकिंग लॉन्च करी, यानी कि वर्तमान में वो कितना है? 71। यानी कि अब कोई आपसे पूछता है कि लेटेस्ट डेटा के अनुसार और लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार इंडिया का सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कितना स्कोर आया है, तो दोस्तों इंडिया का स्कोर आया है 71। साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन हमको पुराना डेटा भी याद होना चाहिए। एमपीपीएससी की हरकतों को देखते हुए 71 से पीछे आएंगे 66 याद हो जाएगा, 60 याद हो जाएगा, 57 दोस्तों याद हो जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं है। 71, 67, 60 और 57 आराम से याद रख सकते हो। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। अब मुझे आपको ये याद करना सिखाना है कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको याद कैसे किया जाता है। लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लो कि नीति आयोग जब अपनी तरफ से रैंकिंग लॉन्च करती है तो वो 17 लक्ष्यों को नहीं देखती, वो केवल कितने लक्ष्यों को देखती है? 16। क्योंकि जो 17 वाला लक्ष्य है ना, ये बात करता है भागीदारियों की, यानी कि पार्टनरशिप की। 16 पर आके कायदे से जो लक्ष्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं। 17वां लक्ष्य ये कहता है कि तुम सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, एसडीजी को हासिल करने के लिए दूसरे देशों के साथ कितनी पार्टनरशिप तुम कर रहे हो। तो ये एक तरीके का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो आपके 16 तक खत्म हो जाते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा कि नीति आयोग जब एसडीजी इंडिया इंडेक्स लॉन्च करता है तब उसमें वो कितने गोल्स को कंसिडर करता है? केवल 16 गोल्स को कंसिडर करता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये याद करवा देता हूं। ये याद करवाने के लिए हम थोड़ा सा चलेंगे अपने ब्लैंक पेज के ऊपर, ठीक है। ब्लैंक पेज के ऊपर इतनी सरलता से मैं आपको याद करवाऊंगा, इतनी सरलता से मैं आपको इसमें याद करवाऊंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं महाराज इसमें। अरे ये तो कोई मेंस का लेक्चर खुल गया हमारा ऑफलाइन वाला। साफ करो भाई, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग में क्या डाल रहे हैं? 17 एसडीजी गोल। क्या डाल रहे हैं? 17 सतत विकास लक्ष्य। ये हमने हेडिंग में डाल दिया दोस्तों। अब एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे और बिल्कुल टिप्स पर याद करते चलेंगे। पहला देखो, पहला आपको करनी है दोस्तों गरीबी दूर। पहले आपको क्या करनी है? गरीबी दूर करनी है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? गरीबी की समाप्ति। गरीबों की समाप्ति नहीं करनी है साहब, गरीबी की समाप्ति करनी है, नो पॉवर्टी। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी गरीबी हट गई तो भुखमरी भी हट जाएगी ना? भुखमरी भी हट जाएगी ना? गरीबी तुम्हारी हट गई तो अब तुम्हारी भुखमरी भी हट जाएगी। गरीबी हट गई तो मतलब खाना खाने को मिल रहा होगा तो भुखमरी भी हट जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी भुखमरी हट गई तो क्या तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो गया? क्या तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं हो गई? तो तुम्हारी हेल्थ कैसी हो गई?
गुड हो गई। अब जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई है, क्या तुम अब स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे? क्या तुम अब स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे? क्या तुम्हारा एजुकेशन का जो शिक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, क्या वो बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब तुम शिक्षा अच्छी ले चुके हो तो क्या तुम लड़का लड़की ये भेदभाव करोगे? क्या तुम लैंगिक असमानता करोगे? क्या तुम जेंडर इनइक्वालिटी करोगे? नहीं करोगे। अब तुम पढ़ लिख चुके हो तो इसका मतलब क्या होगा कि लैंगिक समानता देखने को मिलेगी, असमानता हट जाएगी, इनइक्वालिटी हट जाएगी। और क्या चीज देखने को मिलेगी दोस्तों? जेंडर की इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता हमको देखने को मिलेगी। अब तुमने सारे अच्छे काम कर लिए, अब चुपचाप से देखो, तुम नल खुला छोड़े आए हो और वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, नल बंद करके आओ चुपचाप और गंदगी को साफ करके आओ। ठीक है, बहुत ज्ञान दे लिया। तो छठे नंबर पे आपको क्या करना है? छठे नंबर पर आपको देखना है कि सबको पीने का पानी कैसा मिले, क्लीन मिले। तो हमने यहां पे लिख दिया कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और साथ ही साथ दोस्तों आप आसपास आपको क्या रखनी है? स्वच्छता रखनी है। तो सैनिटेशन भी आपका कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आपने चलो भैया पानी भी साफ करवा दिया, जगह भी साफ करवा दी। अब मुझे एक बात बताओ, आप लाइट भी तो खुली छोड़े आए हो। तो लाइट खुली छोड़े आओगे तो बिल ज्यादा आएगा कि नहीं? तो वो चीज ठीक नहीं है। तो लाइट हमको कैसी चाहिए? किफायती। लाइट दोस्तों हमको कैसी चाहिए? अफोर्डेबल। और उसी के साथ साथ क्लीन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के नाम पर प्रदूषण नहीं करना है। जितना हो सके हमको ऊर्जा कैसी चाहिए? साफ ऊर्जा चाहिए, जिससे प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों अब ये सारा काम आपने कर लिया, ये सारा काम आपने कर लिया। आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने अब लड़का लड़की में भेदभाव भी नहीं किया, आपने साफ पानी भी देख लिया, आपने स्वच्छता का ध्यान भी रख लिया, आपने जो है क्लीन एनर्जी और आपने किफायती ऊर्जा के बारे में भी देख लिया। अब है दोस्तों समय क्या करने का? अब है समय इकोनॉमिक ग्रोथ करने का, यानी कि आर्थिक विकास करने का। अब सब कुछ हो गया है तो आर्थिक विकास करना पड़ेगा साहब। और मुझे एक बात बताओ, क्या आर्थिक विकास एक बार करके शांत हो जाओगे? क्या बार बार आर्थिक विकास नहीं करना चाहोगे? अगर बेटा तुम बार बार आर्थिक विकास करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा दोस्त, तुमको करना पड़ेगा इनोवेशन, यानी कि तुमको नवाचार करना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको इनोवेशन करना पड़ेगा, तुमको इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, ये सारा काम तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमने इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, अब तुम इनोवेशन करो, अब तुम नवाचार करो, अब तुम नए नए आइडिया बना के लाओ। अब तुम नए नए इनोवेशन करोगे, आइडिया बना के लाओगे, तो इससे और ज्यादा चीजें तुम डेवलप कर पाओगे। तो इससे और ज्यादा चीजें क्या डेवलप होंगी? तो 10वें नंबर पे जो गोल निकल के आएगा दोस्तों, 10वें नंबर पे जो गोल निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? अब आप काफी सारी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब आप काफी सारी इंडस्ट्री बनाना शुरू करोगे, अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों ध्यान देना शुरू करोगे। तो हर एक चीज अब क्या हो जाएगी? बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद अब तुम्हारे देश में सारी इंडस्ट्री अच्छी हो चुकी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने अच्छा बना लिया। वापस देखना, तुमने यहां तक अच्छा काम कर लिया था, अब तुमने आर्थिक विकास करना शुरू किया। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए तुमने नवाचार करना शुरू किया। नवाचार तुम करते रहोगे तो इंडस्ट्री और आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लोगे। जैसे ही तुम्हारे देश में सारी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो सबको कमाई करने का मौका मिलेगा। सबको कमाई करने का मौका मिलेगा तो तुम्हारे देश में जो असमानताएं हैं वो क्या हो जाएंगी? इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी? असमानताएं तुम्हारे देश में कम हो जाएंगी। और कम क्यों हुई? क्योंकि सबको इंडस्ट्री में काम करने का बढ़िया मौका मिल रहा है, सबके पास बराबर का क्या आ रहा है दोस्तों? पैसा आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? अब जब तुमने इतने अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं दोस्तों, अब तुमने यहां तक सब कुछ अच्छा कर लिया, इनइक्वालिटीज भी खत्म कर दी, असमानताएं भी खत्म कर दी, अब तुमको किस चीज का ध्यान रखना है? अब तुमको दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है कि अब जो तुम समाज बनाओगे वो कैसे होने चाहिए? वो टिकाऊ समाज होने चाहिए, टिकाऊ शहर होने चाहिए। क्यों? एक बार जब असमानताएं खत्म हो जाती हैं तो इसके बाद अब जो बनेगा वो सब कुछ टिकाऊ बनेगा। ठीक है, तो टिकाऊ चीज को हम लोग क्या कह देते हैं? टिकाऊ चीज को हम लोग दोस्तों सस्टेनेबल कह देते हैं। यानी कि अब जो तुम शहर बनाओगे वो भी सस्टेनेबल होंगे, टिकाऊ शहर होंगे। और अब जो तुम समाज बसाओगे, जो तुम कम्युनिटीज बसाओगे, वो भी कैसी होंगी? वो भी टिकाऊ होंगी। इतना आपका काम हो गया। अब उसके बाद 13th नंबर पर आपको क्या काम करना है? अब जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा बनाना है, यानी कि कंजम्पशन, ना ज्यादा खाना है ना ज्यादा बनाना है। यानी कि जो जो खपत है वो भी आपको कैसी रखनी है? लिमिटेड रखनी है।
और जो प्रोडक्शन है वो भी आपको कैसा रखना है, लिमिटेड रखना है। उसके बाद 14 नंबर पर आपको क्या करना है, अब आपको जलवायु के बारे में सोचना शुरू करना है, तो यानी कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में अब आपको शुरू करना है। अब तुम जलवायु के बारे में सोच रहे हो तो लगे हाथ ये भी सोच लो कि जो जीवन पानी के नीचे है उसके बारे में भी सोच लो, यानी कि लाइफ अंडर वाटर, जो जीवन पानी के नीचे है उसके बारे में भी सोच लो। उसके बाद 16 नंबर पे पानी के नीचे वाले जीवन के बारे में तो सोच लिया, पानी के ऊपर वाले जीवन के बारे में भी तो सोचो, यानी कि जमीन पे जो जीवन है उसके बारे में भी सोचो, लाइफ ऑन लैंड के बारे में भी सोचो, है ना। मेरी संख्या ना जाने क्यों 16 पहुंच गई है, जबकि कायदे से 16 नंबर पे अभी हम चेक करेंगे, ये मैंने भी याद कर रखा बहुत समय पहले का। अभी हम चेक करेंगे कि हमने अगर गलती करी है तो कहाँ करी है। कायदे से एक जो और इधर आना चाहिए दोस्तों, वो ये आना चाहिए कि अब हमको पूरी दुनिया में शांति स्थापना करने की कोशिश करनी चाहिए, पीस स्थापना करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हट जाएगी तो भुखमरी ऑटोमेटिक हट जाएगी, भुखमरी हट जाएगी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तुम्हारी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो तुम लैंगिक समानता करोगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करोगे। उसके बाद तुम स्वच्छ पानी पर और स्वच्छता पर ध्यान दोगे। उसके बाद तुम किफायती और साफ ऊर्जा पर ध्यान दोगे। उसके बाद तुम इकोनॉमिक ग्रोथ पर दोस्तों ध्यान दोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कर लोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ करने के बाद अब तुम क्या करोगे, नवाचार करोगे, आइडियाज लेके आओगे। आइडियाज लेके आओगे तुम इंडस्ट्रीज अच्छी बनाओगे, इंडस्ट्रीज तुम अच्छी बनाओगे। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि ये जो यहां पर मैंने इनोवेशन वाला पॉइंट डाला है ना, कि तुम इनोवेशन करो, नवाचार करो और तुम्हारे जो उद्योग हैं वो अच्छे होते जाएंगे। ये हो सकता है 9th और 10th पॉइंट मैंने अलग बना दिया है, ये हो सकता है दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि तुम नवाचार करोगे तो उसका इमीडिएट तुमको इंपैक्ट दिखेगा कि तुम्हारे उद्योग अच्छे होते जाएंगे, उद्योग अच्छे होते जाएंगे, सबके पास पैसा बराबर का आता जाएगा, जो असमानताएं हैं समाज में वो कम होती जाएंगी, इनइक्वालिटीज कम होती जाएंगी। समाज में असमानता जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा तुम टिकाऊ शहर और टिकाऊ समाज बना पाओगे, यानी कि सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। जितना ज्यादा तुम इस लक्ष्य पे पहुंचोगे उसके बाद तुमको इमीडिएटली क्या याद रखना है कि ज्यादा ना तो खपत करनी है और ज्यादा ना तो उत्पादन करना है। ज्यादा खपत करोगे तो कीमतें बढ़ती हैं और ज्यादा उत्पादन करोगे तो कीमतें बहुत ज्यादा डाउन चली जाती हैं। उसके बाद तुमको जलवायु पे ध्यान देना है, पानी के नीचे का जीवन, जमीन के ऊपर का जीवन, और फिर 16वें नंबर पे, कायदे से ये 16वें नंबर पे आना चाहिए कि तुमको किस चीज पे ध्यान देना है, पीस, यानी कि सुख शांति सारों और बनी रहे। ठीक है, तो मैं समझता हूं नवाचार और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉइंट कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए और ये 9th नंबर पर आना चाहिए। तो एक बार दोस्तों जरा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ना बार बार देखना नहीं चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, जो हमने गलती करी थी वो इमीडिएटली हमको आइडेंटिफाई हो गई, कोई तकलीफ नहीं है अपनी याददाश्त में। ये देखिए, आप नवाचार करोगे, इनोवेशन करोगे, आपके उद्योग बढ़ेंगे और आपका जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बढ़ेगा। समझ में आई आपको चीज? कोई तकलीफ की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। एक बार फिर देख लो आप, गरीबी हटा गई, भुखमरी हट गई, भुखमरी हट गई तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, स्कूल पढ़ने चले गए, स्कूल पढ़ने चले गए, अब तुम लैंगिक समानता पर ध्यान दोगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो, साफ पानी और स्वच्छता का ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या था, किफायती ऊर्जा, साफ ऊर्जा थी, किफायती ऊर्जा और साफ ऊर्जा। ये देखो 7वें नंबर पर किफायती ऊर्जा, साफ ऊर्जा। अब तुमने ये सब कर लिया, अब तुम अच्छा काम करो, आर्थिक विकास करो। आर्थिक विकास करना है, लगातार करना है तो नवाचार करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अगर तुमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी इंडस्ट्री बना दी, सबको बराबर की सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, तो जो असमानताएं हैं समाज में वो कम होंगी। उसके बाद तुम टिकाऊ शहर, टिकाऊ समाज बना पाओगे। उसके बाद तुमको इस बात का ध्यान रखना है, ना तो बहुत ज्यादा खपत करनी है, ना बहुत ज्यादा आपको जो है बनाना है। इसके बाद दोस्तों आपको जलवायु पर ध्यान देना है, क्लाइमेट। उसके बाद जल के नीचे का जीवन, जमीन के ऊपर का जीवन, सुख शांति पर ध्यान देना है। और 17वां, समझौते करने हैं, भागीदारी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, ताकि हम जल्द से जल्द इन लक्ष्यों को हासिल कर सकें। ओके, तो ये याद करवाना दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करता हूं कि जो प्रयास हमने यहां पर करने की कोशिश करी वो उससे आप सहमत होंगे और उससे आपने सीखा होगा। अब दोस्तों देखो, अब मेरी बात देखो ना, यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा कि ये
वापस नाम याद रहना बहुत जरूरी है। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? सतत विकास लक्ष्यों में, मेरे पढ़ने के तरीके को देखो, सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी है उसका सूचकांक, और चूंकि ये चौथे नंबर का है तो इसीलिए इसको वर्जन नंबर 4.0 कह रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पता है क्या होता है कि जब नीति आयोग रैंकिंग देता है तो इतने सारे स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सबने कोई ना कोई स्कोर किया होगा। तो आपने कितना स्कोर किया है 100 में से, ये डिसाइड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। समझ में आई आपको बात? वापस सुनना, इस पूरे सूचकांक में किस स्टेट ने और किस यूनियन टेरिटरी ने कितना नंबर हासिल करे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो राज्य या फिर वो यूनियन टेरिटरी कौन सी कैटेगरी में आएगी। अगर दोस्तों किसी स्टेट ने 0 से लेके 49 मार्क्स तक स्कोर करे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एस्पिरेंट। इस कैटेगरी को अंग्रेजी में ही सारे नाम याद रखने हैं। एस्पिरेंटो मतलब आप अभी शुरुआत करी है। 50 से लेके 64 अंक सटीक याद रखने, 50 है या 64 तक है तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे परफॉर्मर, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप 65 से लेके 99 तक हैं तो आप क्या कहलाएंगे? फ्रंट रनर, यानी कि अब आप दौड़ रहे हो, आप केवल एस्पिरेंट नहीं हो, अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे बल्कि पहले कदम पर दौड़ रहे हो। और अगर आपने 100 अंक हासिल कर लिए, एग्जैक्ट 100, तो मतलब आप एक अचीवर हो, आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। तो अगर दोस्तों आप 0 से लेके 49 तक स्कोर कर पा रहे हो तो आप क्या हो? एक सिर्फ एस्पिरेंटो आपने शुरुआत करी है। अगर आपने 50 से लेके 64 तक 50 to 64 कर लिया, मतलब अब आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, अब आप एक परफॉर्मर हो। अगर आपने 65 से 99 स्कोर कर लिया, मतलब अब आप फ्रंट फुट पर दौड़ रहे हो, यानी कि आप कौन हो? फ्रंट रनर। और अगर आपने परफेक्ट 100 स्कोर किया तो आप क्या कहलाओगे? अचीवर कहलाओगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अभी मैं आपको, अब मुझे एक बात बताना, इंडिया ने 4.0 जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें इंडिया ने कितना स्कोर किया है? 71 स्कोर किया है। 71 से पहले इंडिया ने कितना स्कोर किया था? 66 स्कोर किया था। 66 से पहले इंडिया ने कितना स्कोर किया था? 60 स्कोर किया था। उससे पहले इंडिया ने कितना स्कोर किया था? 57 स्कोर किया था। इतना हम सभी को क्लियर है, अच्छी तरीके से क्लियर है। तो जब सबसे पहली बार नीति आयोग ने रैंकिंग हासिल करी थी तो 57 अंक थे, तो मतलब इंडिया कौन सी कैटेगरी में था? परफॉर्मर की कैटेगरी में। फिर इंडिया ने 2.0 रैंकिंग के दौरान 60 मार्क्स स्कोर करे, तब भी वो कौन सी कैटेगरी में है? परफॉर्मर की कैटेगरी। परफॉर्मर यहां पर भी हैं, परफॉर्मर यहां पर भी हैं। फिर 66 स्कोर किया, तो 66 स्कोर करते ही इंडिया तीसरी वर्जन में, तीसरी बार जब रैंकिंग आई थी तब क्या बन गया था? फ्रंट रनर बन गया था। और अब की बार 71 आया है। तो देखो ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो देश हैं वो इसी कैटेगरी में रहेंगे। 100 पर तो कोई नहीं पहुंच पाता अचीवर पे। तो अभी भी इंडिया क्या है दोस्तों? 71 के अनुसार। सिंपल आपसे एमसीक्यू पूछेगा, जल्दी बताओ कि 2023-24 की जो लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज हुई है, रैंकिंग भले आंकड़ा भले पिछले साल का है लेकिन आया भी है, तो लेटेस्ट 2023-24 की रैंकिंग मानी जाएगी। तो 2023-24 की रैंकिंग जो अभी रिलीज हुई है, या फिर वो आपसे कैसा कहेगा कि नीति आयोग ने जो एसडीजी का जो सूचकांक जारी किया है 4.0, उसमें इंडिया का जो स्कोर है उसके अनुसार इंडिया कौन सी कैटेगरी में है? सिंपल या बड़ा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, एसडीजी इंडेक्स 4.0 में इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? इंडिया कौन सी कैटेगरी में? तो भैया आपको सबसे पहले स्कोर पता होना चाहिए। स्कोर किया है इंडिया ने 71 लेटेस्ट के हिसाब से, तो इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर में आ गया दोस्तों। कौन सी कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर में। लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से एमपी ने कितना स्कोर किया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों स्कोर किया है 67। कितना स्कोर किया मध्य प्रदेश ने? 67। तो 67 के हिसाब से मध्य प्रदेश भी कौन सी रैंक में आ गया? कौन सी कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया। हो जाएगा दोस्तों इतना? चलो अब देखो आगे, अभी इसको मैं जूम करूंगा। पहले ये ग्राफ आप समझ लो, ये ग्राफ कहता क्या है। ये नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ग्राफ डाउनलोड किया है। ध्यानपूर्वक दोस्तों जो है आप इसको समझना। ये बेसिकली क्या है, मुझे इतना क्लियर बता दो, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडिया ने 71 स्कोर किया है? 71 स्कोर करने की वजह से इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ गया है? 65 से 99 वाली कैटेगरी में। इस कैटेगरी को हम लोग फ्रंट रनर कहते हैं। मैं समझता हूं इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक बार ग्राफ का नाम समझ लो कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023
24, ये 2023-24 नहीं कहना तो 4.0 कह दो। तो इसमें इंडिया का ओवरऑल यानी कि संपूर्ण स्कोर क्या रहा है वो यहां पर लिखा है। अब देखना क्या हो रहा है इस पूरे ग्राफ में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैं इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूं। लाल रंग से देखो, पहले समझ लो, यहां पर ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे, ये गोल नंबर 1 2 3 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट वाला हो गया 16। मैंने कहा था 16 गोल पर ही चेक करता है नीति आयोग। तो इसमें देखो, इस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है, ध्यानपूर्वक दोस्तों हमको देखना है। नीचे दे रखा है 2020-21 का आंकड़ा, यानी कि जस्ट इससे पहले वाला जो रिलीज हुआ था, और अब दे रखा है 2023-24 का आंकड़ा जो अभी रिलीज हुआ है। तो ध्यान से दोस्तों देखना आप कि 2020-21 में इंडिया ने गरीबी हटाने के लिए, पहला वाला क्या था, रिमूव पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, गरीबी की समाप्ति। तो गरीबी हटाने के मामले में इंडिया ने 2020-21 में, इसको मैं 3.0 कह दूं, इसको मैं 4.0 कह देता हूं, ठीक है। तो 3.0 वर्जन में इंडिया ने गरीबी हटाने के मामले में 60 मार्क्स स्कोर करे थे, और वर्तमान में इंडिया ने गरीबी हटाने के मामले में 72 मार्क्स स्कोर करे हैं। ऊपर का एरो बना हुआ है, मतलब इसमें सुधार हुआ है। समझ में आया? पहले 60 स्कोर करे पिछले वाले रैंकिंग में, इस वाली रैंकिंग में 72 स्कोर करे। ओके, उसके बाद आप सेकंड पे जाओगे तो सेकंड पे देखोगे तो क्या था, भुखमरी हटानी है, नो हंगर। तो इंडिया ने पहले दोस्तों इसमें 47 स्कोर किया था 3.0 वाली रैंकिंग में, और फिर वर्तमान में जो रैंकिंग आई है इंडिया ने उसमें सुधार कर लिया है, अपने मार्क्स को जो है दोस्तों बढ़ा लिया है। इतना क्लियर दिख रहा है? तो इस प्रकार से इस पूरी रैंकिंग को जो है हम लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को करिएगा पॉज। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को क्या करिएगा, एक बार पॉज करना आप लोग मोबाइल स्क्रीन को यहां पर, ठीक है। एक बार ये याद करें, गरीबी हटाओ, भुखमरी उठाओ, भुखमरी हटेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी होगी, जेंडर इक्वेलिटी होगी, साफ पानी और स्वच्छता, उसके बाद किफायती और साफ ऊर्जा, उसके बाद आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास तक हमारी को रैंकिंग दिख रही है। ये नीचे वाली रैंकिंग है, ये पुरानी रैंकिंग है, ऊपर वाली रैंकिंग है, नई रैंकिंग है। और आप देखें सब में ऊपर वाला एरो बना हुआ है, तो कम दोस्तों यहां तक जितने भी लक्ष्य हैं उसमें सुधार ही सुधार हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं कि किसी में गिरावट भी आई है क्या। हाँ जी, दिख गया गिरावट वाला। पहले रिवाइज कर लेते हैं अपने गोल, पहले अपने गोल रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे रिवाइज करेंगे, देखो, आर्थिक विकास कर चुके हैं हम लोग पहले। आर्थिक विकास लगातार और ज्यादा करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री बनेगी, सबको कमाई होगी, सबको कमाई होगी तो देश के अंदर असमानताओं की कमी होगी, असमानताओं की कमी होगी तो तुम एक टिकाऊ शहर और टिकाऊ समाज बना पाओगे। उसके बाद तुमको क्या करना है कि तुम्हारे खपत यानी कि कंजम्पशन और तुम्हारा उत्पादन उसको नियंत्रण में रखना है। जलवायु पर ध्यान देना है, जल के नीचे के जीवन पर ध्यान देना है, जमीन के ऊपर के जीवन पर ध्यान देना है, और उसके बाद पूरी दुनिया में शांति बने रहे इस पर तुमको ध्यान देना है। याद हो रहे हैं गोल्स चकाचक। अब तुम ये देखो कि ये जो असमानताओं को कम करने में भारत फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि 3.0 के टाइम पर इंडिया का स्कोर था 67, और वर्तमान में जो रैंकिंग रिलीज हुई है उसमें इंडिया का स्कोर उल्टा घट के कितना हो गया है, 65 हो गया है। मतलब इंडिया ने डाउन स्कोर किया है, इसमें गिरावट आई है, ठीक है। और जहां पर दोस्तों ना ऊपर का एरो है ना नीचे का एरो है, बिल्कुल सीधे ऐसा फ्लैट एरो है, इसका मतलब जितना स्कोर शांति के मामले में पहले किया था उतना ही स्कोर शांति के मामले में अब भी हमने किया है। क्लियर हुआ? तो इस स्क्रीन को भी पॉज करो और इसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों आगे, आपका फेवरेट पोर्शन, जब हम बात करेंगे किसकी, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने कितना स्कोर किया है, मैंने आपको बता दिया कितना स्कोर किया है, 67 स्कोर किया है। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का स्कोर 67 रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्कोर भी कितना रहा है, 67। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का स्कोर भी कितना रहा है, 67। उसके बाद दोस्तों यूपी का स्कोर भी कितना रहा है, 67। जी हां,
67 67 67, इन सब ने कितना स्कोर किया है? 67। दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोर कौन से स्टेट ने किया है? तो इंडिया में ये भी लिखने वाली चीज है। पूरा क्रांति बैच के हर लेक्चर को आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है क्रांति बैच का, उसमें नोट डाउन करना है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है दोस्तों, किया है केरल ने। केरला का कितना स्कोर आया है? 79। और उसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड का भी स्कोर कितना आया है? उत्तराखंड का स्कोर भी कितना आया है? तो उत्तराखंड का स्कोर भी दोस्तों 79 आया है। मुझे थोड़ा सा दिमाग में डाउट हो रहा है कि क्या ये सच में 79 है या नहीं। वैसे तो मैं श्योर हूं ये 79 ही है, जहां तक मुझे अच्छे से याद आ रहा है 79 ही जो है। केरल और उत्तराखंड दोनों ने बराबर स्कोर किया था, तो मुझे याद आ रहा है। मैं जस्ट एक कंफर्मेशन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, सही याद आ रहा है, 79 ही 79 स्कोर किया है। ठीक है, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला कौन सा स्टेट है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केरल। उसी के साथ साथ कौन सा है? उत्तराखंड। एमपी ने कितना स्कोर किया? 67। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ 67, पड़ोसी राज्य राजस्थान 67, पड़ोसी राज्य यूपी 67। ओके, याद हो जाएगा। चलो अब देखो, अब एमपी के नजरिए से देखते हैं इनको फटाक से। ठीक है, अच्छा, एमपी की रैंक कितनी रही है? एमपी का स्कोर तो 67 पढ़ लिया तुमने। एमपी की रैंक कितनी रही है? एमपी की रैंक रही है 18। अब मुझे साफ साफ बताओ, एमपी की रैंक शेयर होगी किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। और किसके साथ? राजस्थान के साथ। और किसके साथ? यूपी के साथ। तो इन सब ने कौन सी रैंक हासिल करी है? रैंक 18। जी हां दोस्तों, रैंक शेयरिंग में भी आ जाती है। हो सकता है ना काफी सारे स्टेट्स ने बराबर की परफॉर्मेंस दे दी हो, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रैंक क्लियर हो गया, स्कोर क्लियर हो गया, और स्कोर 67 है, मतलब 65 से लेके 99 के बीच का कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्पिरेंट कहते हैं क्या? नहीं। परफॉर्मर कहते हैं? नहीं। फ्रंट रनर कहते हैं। तो एमपी कौन सी कैटेगरी में आ गया? फ्रंट रनर वाली कैटेगरी में आ गया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है चकाचक तरीके से। अब आ जाओ दोस्तों ये स्मार्ट ग्राफ के ऊपर। अब ध्यान से देखना जरा इसको, ठीक है, अच्छे से मैं आपके लिए कर रहा हूं, उसको जूम कर रहा हूं। अपने को नीचे वाली वैल्यू से मतलब है, ऊपर क्या कितना ऊंचा जा रहा है उससे मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। जो गरीबी हटाने का मामला है, तो गरीबी हटाने के मामले में एमपी ने कितना स्कोर किया था? पुराने आंकड़े के अनुसार 44। एमपी ने कितना स्कोर किया गरीबी हटाने के मामले में? 44। लेकिन अब की बार लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार एमपी ने कितना सुधार कर दिया? अब स्कोर कहां तक चला गया? अब स्कोर चला गया 67। यानी कि दोस्तों डिफरेंस कितने का आया है? 23। और जितने भी 16 लक्ष्य हैं, 16 के 16 लक्ष्य में से सबसे ज्यादा सुधार एमपी ने कौन से लक्ष्य में किया है? एक और फैक्ट, तो सबसे ज्यादा सुधार दोस्तों एमपी ने इस वाले लक्ष्य में किया है। और ये कौन सा लक्ष्य है? ये गोल नंबर 1 है, जहां पर हम गरीबी हटाने की बात करते हैं। उसके बाद आप देखोगे भुखमरी हटाने की बात, तो भुखमरी हटाने में पहले एमपी ने 43 स्कोर किया, इस बार 48 स्कोर किया, यानी कि सुधार कर दिया। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर पहले एमपी ने 62 स्कोर किया था। बाप रे, ये घटके कितना आ गया? 56। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरावट आई है। गोल नंबर 3 अच्छा स्वास्थ्य, गिरावट आई है इसमें। उसके बाद शिक्षा का स्तर पहले 45 था और अब हो गया है 49, यानी कि बड़ा है। लैंगिक समानता, लड़का लड़की को बराबर मानना, पहले एमपी में समानता थी 55, अब गिर के कितनी हो गई है? 48, मतलब हालात बुरे हुए हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों स्वच्छ पानी और स्वच्छता, पहले एमपी स्कोर करता था 88, अब डाउन आ गया 87। दोस्तों इसका प्रभाव तो हमको इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। इंदौर आज से 2-3-4 साल पहले जितना साफ था, अब वो सफाई जो है आप ये समझ लो 50% डाउन आ गई है। तो स्वच्छता और साफ पानी के मामले में भी हम गिर गए हैं, डाउन चले गए हैं। उसके बाद दोस्तों साफ ऊर्जा और किफायती ऊर्जा, इसमें सुधार हुआ है। पहले 86 स्कोर था, पिछले आंकड़े के अनुसार 90। पुराना आंकड़ा भी याद करना है, कंपैरिजन पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा सुधार कहां किया है? गरीबी हटाने में कितना? 23 अंक का जो है सुधार किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखना, एमपी ने आर्थिक विकास के नाम पर, एमपी ने आर्थिक विकास के नाम पर कितना स्कोर किया है? पहले 60 था, अब 64, सुधार हुआ। उसी के साथ साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, नवाचार, उद्योग, इसमें कितना? पहले 37 स्कोर था, 39, सुधार हो गया। असमानताएं, समाज में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, पहले 51 थी, अब इसमें स्कोर 54 आया है, मतलब ये गिर गई है, इसमें सुधार हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने
टिकाऊ शहर और टिकाऊ समाज, इसमें भी सुधार किया है हमने। अपना कंजम्पशन को घटाया, मतलब कंजम्पशन को भी सीमित रखा है, उत्पादन को भी सीमित रखा है, क्योंकि देखो ज्यादा खाओगे वो भी बुरा, ज्यादा बनाओगे वो भी बुरा, इसमें भी सुधार है। आगे जलवायु में भी सुधार किया है हमने। ये मत्स्य वाला तो इसमें रैंकिंग जारी नहीं करी है, तो इसका आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। उसके बाद जो है पानी के नीचे वाले जीवन पे तो कोई रैंकिंग जारी नहीं करी है। जमीन के ऊपर वाला जीवन सुधार हुआ है, और शांति, इसमें भी सुधार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सुधार दोस्तों काय में हुआ है, सबसे बड़ा सुधार काय में हुआ है, तो सबसे बड़ा सुधार हुआ है हमारा गोल नंबर 1। कितने अंक का? 23। उसके बाद ये 16वें नंबर का 15, 14, 13 और 12। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों गोल नंबर 12, गोल नंबर 12 में भी जो हमारा गोल नंबर 12 है, लक्ष्य नंबर 12, इसमें भी हमने 14 अंक का जो है सुधार किया है। तो गोल नंबर 1 के बाद जो गोल नंबर 12 है, इसमें सबसे ज्यादा सुधार हमको देखने को मिल रहा है। तो इसको आप याद रखिएगा। एमपी का स्कोर बताओ फटाफट कितना है? 67। एमपी की रैंक बताओ फटाफट कितनी है? 18। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके की? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब दोस्तों चलेंगे हम लोग आगे, और आगे देखेंगे एक लिस्ट है, इसको भी आपको वीडियो को पॉज करके लर्न करना है, याद करना पड़ेगा। हर गोल के अंदर, हर लक्ष्य के अंदर कौन से स्टेट ने बाजी मारी है, यूनियन टेरिटरी, भले एक बार को याद ना रखो लेकिन ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है? इसको जरूर आप दोस्तों याद रखिएगा। जैसे कि जो हमारा लक्ष्य नंबर 1 है, लक्ष्य नंबर 1 गोल नंबर 1 में कौन जीता है? तमिलनाडु, यानी कि गरीबी कम से कम करने में कौन सबसे ज्यादा आगे रहा? तमिलनाडु। उसके बाद भुखमरी को कम से कम करने में कौन ज्यादा आगे रहा? केरल। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य लाने में कौन ज्यादा आगे रहा? गुजरात का मेडिकल बहुत अच्छा है। उसके बाद अच्छी शिक्षा, शिक्षा केरल और दिल्ली दोनों के अंदर अच्छी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद लैंगिक समानता, लड़का लड़की को बराबर करना, ये नागालैंड। उसके बाद स्वच्छ पानी और स्वच्छता, इसमें गोवा ने बाजी मार ली दोस्तों। उसके बाद आगे देखेंगे जो 7वें नंबर का लक्ष्य है, जो 7वें नंबर का लक्ष्य है, यानी कि किफायती और साफ ऊर्जा, इसमें काफी सारे स्टेट्स ने बाजी मारी है। और जिस जिस गोल के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ने बाजी मारी है, उसके पूछने के चांस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है ना? तो उसको आप स्क्रीन एक पॉज करके इसको आप मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा आर्थिक विकास, आर्थिक विकास करने में सबसे अच्छा काम किया हिमाचल प्रदेश, क्वाइट शॉकिंग है थोड़ा सा ये। उसके बाद नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर में गोवा ने अच्छा काम किया है, ये भी थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है भाई। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा असमानताओं को कम किसने किया है समाज में? वो भी दोस्तों गोवा ने किया है। गोवा आ सकता है, गोवा आ सकता है, बार बार नाम आ रहा है गोवा का। उसके बाद टिकाऊ शहर, टिकाऊ समाज, महाराष्ट्र ने जो है इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद दोस्तों 12वां, यानी कि जिम्मेदारी से आपने उपभोग किया और जिम्मेदारी से आपने उत्पादन किया, इसमें त्रिपुरा, त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, यूनिक लग रहा है। जलवायु में अच्छा काम करने के लिए सिक्किम, तमिलनाडु दोनों एक साथ हैं। पानी के नीचे का जीवन, पश्चिम बंगाल, मछलियां, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। जमीन के ऊपर का जीवन, झारखंड, त्रिपुरा। और उसी के साथ साथ शांति, 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 वो उसमें कौन है? गुजरात। इसमें ट्रिक्स मत बनाओ, हर चीज की ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक में फंस जाओगे। एक बार स्क्रीन को पॉज करके मेमोराइज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नवाचार में भी गोवा ने बाजी मार ली है, सफाई में भी गोवा ने बाजी मारी थी ना। सफाई में बेटा किसने बाजी मारी थी, जरा देखना, सफाई में बाजी किसने मारी थी? ये देखो गोवा ने। तो गोवा बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां पर आपका, ठीक है? अब इसके बाद कुछ फैक्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, फैक्ट ध्यान से देखना, ये भी आपके बहुत कीमती फैक्ट हैं दोस्तों, ठीक है? फैक्ट को ध्यान से देखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट क्या कहता है कि जब 2018 का ये जो मैंने फैक्ट उठाए हैं, ये ध्यान से सुनो, ये मैंने सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 2018 यानी कि जब सबसे पहली बार नीति आयोग ने सूचकांक जारी किया था, पहला कब? 2018, सेकंड कब? 2019, थर्ड कब? 2020, चौथा कब?
2023, तो पहली बार जब सूचकांक जारी किया था एसडीजी के मामले में, तो जितने भी स्टेट्स थे उन्होंने 42 से लेके 69 तक के दायरे में स्कोर किया था। लेकिन 2023 का जब आंकड़ा आया है तो स्टेट्स ने सुधार किया है। अब की बार जो स्टेट्स के स्कोर हैं वो 57 से लेके 79 तक गए हैं। काफी सुधार आप देख सकते हो, ये कंपैरिजन वाला डेटा है। उसके बाद दोस्तों गोल नंबर 13, जो 13वां गोल है हमारा जलवायु वाला, क्लाइमेट एक्शन वाला, इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। इसमें सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। जो 3.0 वाला जो लॉन्च हुआ था इंडेक्स, उसमें 54 स्कोर माना गया था इसमें। और जब इंडिया का 2023 वाला रैंकिंग लॉन्च हुई है तो उसमें इंडिया का स्कोर कितना हो गया है? 67। यानी कि सबसे ज्यादा सुधार कौन से गोल में हुआ है? इंडिया के नजरिए से, एमपी के नजरिए से नहीं, इंडिया के नजरिए से। तो वो गोल नंबर 13 में इंडिया के नजरिए से सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। गोल नंबर 13 के बाद इंडिया के नजरिए से सबसे ज्यादा सुधार कौन से गोल में देखने को मिला है? गोल नंबर 1 में सबसे ज्यादा सुधार, जहां पर हमने गरीबी हटाने की बात करी है, उसमें ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पिछले आंकड़े के अनुसार 60 मार्क्स थे और अब मार्क्स कितने हैं? 72। और याद करो इस वाले गोल में एमपी ने भी तो सबसे ज्यादा सुधार किया है। टोटल कितने मार्क्स का सुधार किया था? 23 का सुधार किया था कि नहीं किया था? उसके बाद देखो आज की डेट में दोस्तों टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल कितना हो गया? 36। 36 में से 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज कौन सी कैटेगरी में? फ्रंट रनर, क्योंकि सबने ऑलमोस्ट इतना स्कोर किया है ना, फ्रंट रनर। उसके बाद जब सबसे पहली बार नीति आयोग ने रैंकिंग लॉन्च करी थी यानी कि 1.0, और अब की बार जब रैंकिंग लॉन्च करी है 4.0, इसमें सबसे ज्यादा सुधार ऑल ओवर कौन से स्टेट का हुआ है? तो यूपी का हुआ है। भयंकर फैक्ट है। पहली बार जब रैंकिंग लॉन्च हुई और अब जब रैंकिंग लॉन्च हुई 4.0 वर्सेस 1.0, इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा सुधार कौन से स्टेट ने किया है? यूपी ने किया है। टोटल अपना पहली रैंक के मुकाबले वर्तमान रैंक तक आते आते यूपी ने 25 मार्क्स का जो है बढ़ोतरी करी है, सुधार किया है। उसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे, आगे यहां पर मैंने नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है वीसी श्री सुमन बेरी, इनका नाम मेंशन कर दिया है क्योंकि इन्होंने ही इंडेक्स लॉन्च करवाया था और साथ में सीईओ भी साहब थे बीवीआर सुब्रमण्यम, इन दोनों ने मिलकर जो है लॉन्च करवाया था 4.0 वाली रैंकिंग। उसके बाद देखिए ये जो 4.0 वाली रैंकिंग रिलीज करी गई है, इसको बनाने के लिए टोटल कितने संकेतकों को देखा गया, टोटल कितने इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा गया है ये रैंकिंग डिजाइन करने के लिए? 1113। अब ये जो संकेतक है 113 इंडिकेटर्स, ये कौन सा मंत्रालय तैयार करवाता है? तो मॉस्पी का मतलब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, अब ये जो मंत्रालय है ना, अपना सिंपल याद रखो इसको, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री याद रखो। ये मिनिस्ट्री बेसिकली क्या करती है दोस्तों? एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करती है जिसका नाम रखती है NIF। इस ढांचे के अंदर ये कितने इंडिकेटर डाल दिए इसने? 113 इंडिकेटर जो है इसने डाल दिए। ठीक है, वैसे तो इस ढांचे के अंदर 300 से ज्यादा संकेतक होते हैं, परंतु जब एसडीजी के संबंध में रैंकिंग जारी करता है नीति आयोग, तब वो इस ढांचे के अंदर केवल कितने इंडिकेटर रखता है? 113 इंडिकेटर रखता है और इसके आधार पर वो अपनी रैंकिंग को जारी करता है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री करवाती है। पूरा मिनिस्ट्री का नाम याद रखना, मॉस्पी नाम है इसका। ओके, अब उसके बाद दोस्तों एक यहां पर प्रश्न क्या बोलता है कि ये जो हम 2030 तक अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया ने इस एजेंडा को कब ज्वाइन किया था? तो 1 जनवरी 2016। और दोस्तों ये वही तारीख है जब 2030 का एजेंडा लागू होना शुरू हुआ था। तो जिस दिन से एजेंडा लागू हुआ है उसी दिन से इंडिया ने भी इसको ज्वाइन करके रखा है। तो दोस्तों इसके साथ ये आपका पूरा टॉपिक होता है चकाचक तरीके से कंप्लीट। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको पूरा कंटेंट। जल्दी से जल्दी ट्रिक के माध्यम से भी, डेटा का माध्यम से भी, सारे मैंने आपको हर प्रकार का डेटा यहां पे कवर करवाया है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा आप सभी से इजाजत, और कंप्लीट क्रांति बैच की मैं प्लेलिस्ट को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप में से जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो कंप्लीट क्रांति बैच को देख सकें। और अगर आपको करनी है मेंस की तैयारी इतने ही शानदार तरीके से, तो हमेशा मैं कहता हूं ज्यादा प्रचार प्रसार करना पसंद नहीं करता, आपको जरूरत होगी तो आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस पर आधारित जो ऑनलाइन कोर्स चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही किफायती दामों में आप अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।